और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच मामले में जो आरोपी है उसका एनकाउंटर किया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा हुआ और उस सांप्रदायिक हिंसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया विशेष समुदाय की ओर से। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बहराइच मामले के आरोपी का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच में बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से जब सभी लोग जो है मूर्ति को विसर्जित करने के लिए ले जा रहे थे तब विशेष समुदाय की ओर से पहले डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्थरबाजी की गई, उसके बाद गोलीबारी की गई और देखते ही देखते मामला काफी ज्यादा बढ़ गया और जो वहां पर लोग मूर्ति विसर्जित करने के लिए जा रहे थे उन्हें रोक दिया गया। उसके बाद वो भीड़ जो है वो आक्रोशित हो गई और आक्रोशित भीड़ ने पूरे वहां पर काफी ज्यादा अफरा तफरी मचाई। कई घरों को आग के हवाले कर दिया, दुकान, मकान, अस्पताल सबको आग के हवाले कर दिया और इसी बीच विशेष समुदाय की ओर से राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बहराइच मामले में जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है क्योंकि परिवार के जो लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उन्होंने उस दिन भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बेटे को मारा गया उस तरह से उस आरोपी को भी मारा जाए। पीड़ित परिवार ने कहा कि हम चाहते हैं कि खून का बदला खून हो। पीड़ित परिवार ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए। बीते दिनों आपने देखा कि किस तरह से पीड़ित परिवार यानी कि मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई और कहा कि हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बहराइच मामले में जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर देखिए क्योंकि बहराइच को आग के हवाले करने की कोशिश की गई, बहराइच में कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई, बहराइच को जलाने की कोशिश की गई। हालांकि समय रहते वहां पर फिर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई। आपने देखा कि किस तरह से एसटीएफ चीफ लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। वो बहराइच पहुंचे और बहराइच पहुंचकर उन्होंने किस तरह से उपद्रवियों को नियंत्रित किया। सड़कों पर गोली लहराते हुए, पिस्टल लहराते हुए नजर आए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज ढेर हो गया है। ये बड़ी जानकारी है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। तो देखिए जो आरोपी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच मामले में जो आरोपी है उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी क्योंकि पीड़ित परिवार इस वक्त गमगीन है और जिस तरीके से उस गोपाल मिश्रा की हत्या की गई है वो वाकई में काफी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है यानी कि इस दौरान जो है दूसरा आरोपी उसे भी गोली लगी है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि बहराइच को जिस तरह से आग के हवाले किया गया, बहराइच में सोचिए कि मामला जब बढ़ा तो इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। वहां पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात किया गया। अभी भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकान वुकान सब कुछ वहां पर बंद है, वहां पर लोग इतने डरे हुए हैं। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को ढेर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है क्योंकि पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा था कि खून का बदला खून। नेपाल भागने की फिराक में था ये आरोपी, यानी कि ये जो आरोपी है ये नेपाल भागने की फिराक में था। पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त मुठभेड़ में ये एनकाउंटर हुआ है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को ढेर कर दिया गया है। ये नेपाल भागने की फिराक में था। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। सोचिए पुलिस ने भी यहाँ पर त्वरित कार्रवाई की है। नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी था और ऐसे में जब मुठभेड़ हुई तो मुठभेड़ के दौरान इसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो ये जानकारी आपको दे दे, एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को
गोली लगी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि एनकाउंटर किया गया है। नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी था और पुलिस क्योंकि उस दिन से इसकी तलाश में लगी हुई थी, पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त मुठभेड़ में ये एनकाउंटर हुआ है। तो बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, यानी कि बहराइच मामले में आरोपी के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है। तो दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, यानी कि अभी गोली एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में यह आरोपी था और देखिए यहां पर मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान इसे गोली लगी है। पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ है और गोली लगी है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, क्योंकि देखिए लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ, यानी कि 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 6 नामजद हैं और 4 अज्ञात हैं। अब ऐसे में पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त मुठभेड़ में एनकाउंटर किया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और एनकाउंटर के दौरान आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है, क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से तलाश की जा रही है आरोपियों की कि आखिरकार वो कौन आरोपी थे जिसने बहराइच को जलाने की कोशिश की, बहराइच की कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। नेपाल भागने की फिराक में ये आरोपी थे। पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त मुठभेड़ में ये एनकाउंटर हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोपियों की तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई है। एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, यानी कि इस एनकाउंटर के, यानी कि जब मुठभेड़ हुई तो इस आरोपी को गोली लगी है, क्योंकि इसको जब पकड़ने की कोशिश की गई होगी तो इसने फायरिंग की होगी। उसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई होगी और इसमें इसे गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। बहराइच मामले में आरोपी के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। एनकाउंटर में आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज को गोली लगी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे आरोपी तालिब को भी गोली लगी है, क्योंकि देखिए बहराइच की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की गई। आपने देखा कि किस तरह से जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोग, तो उस दौरान डीजे बजाने को लेकर जब एक विशेष समुदाय वर्ग के इलाके से जब जा रहे थे तो वहां पर डीजे बजाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उधर से पत्थरबाजी की गई। विशेष समुदाय की ओर से पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाजी के बाद गोलीबारी की गई और गोलीबारी करने के बाद मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को रोक दिया गया। और उसके बाद जो मृतक है गोपाल मिश्रा, उसने छत पर जाकर झंडा उतारकर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, बेरहमी से गोलियों से उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद देखते ही देखते ये इस पूरे मामले ने हिंसा का रूप ले लिया, सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया बहराइच में। और उसके बाद आपने देखी तस्वीर की किस तरह से कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, अस्पताल को आग के हवाले कर दिया गया, इतना ही नहीं शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। और साथ साथ आपने देखा कि कई लोग इसमें घायल भी हुए। उसके बाद कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस यहां पर लगाई गई। खुद एसटीएफ चीफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को मोर्चा संभालना पड़ा, उन्हें उतरना पड़ा और हमने आपको वो भी तस्वीरें दिखाई। और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, यहां पर पुलिस की भी सराहना करनी होगी कि त्वरित कार्रवाई की गई है और एनकाउंटर फिलहाल हुआ है, यहाँ पर आरोपी को गोली लगी है। देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरी नृशंसता के साथ रामगोपाल की हत्या की गई थी, उसी के बाद से ये तय हो गया था कि पुलिस लगातार सरफराज और बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस बार बार ये कह रही थी कि आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो कहीं ना कहीं नजीर बनेगी। और पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस की अलग अलग टीमें सरफराज और बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में थी। और जिस तरह की अभी
अभी तक की जो जानकारी है, जो कि पुलिस ने भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है कि आखिर मुठभेड़ कैसे हुई, लेकिन नेपाल बॉर्डर के करीब जो सरफराज और तालिब दोनों के साथ जो है पुलिस जी मुठभेड़ हुई है। पुलिस पर फायरिंग किया जो है सरफराज ने, और उसके बाद सरफराज और तालिब दोनों को गोली लगी है। फिलहाल सरफराज और तालिब को अस्पताल लाया गया है। अभी स्थिति कैसी है अभी ये भी ऑफिशियल कोई सोर्सेस कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो तय है कि ये पहले से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं सरफराज किसी भी वक्त पुलिस के शिकंजे में आ सकता है। आखिरकार वही हुआ। अब सरफराज और तालिब दोनों पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। दोनों को एनकाउंटर में गोली लगी है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मसूद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मसूद, जरा ये बताइए कि ये एनकाउंटर कहां पर हुआ, ये पुलिस को कैसे इनके ठिकानों की जानकारी मिली और फिलहाल स्थिति कैसी है दोनों की? अब पुलिस लगातार जो है ड्रोन कैमरों से और खुफिया तंत्र को अलर्ट करके निरंतर इस पर लगी हुई थी। अपराधियों जो मुख्य अभियुक्तों हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली नानबारा क्षेत्र के नहर जो गई है वो नहर पर वो अभियुक्त मौजूद है, सरफराज और दोनों उन्होंने पुलिस ने घेराबंदी की और घेराबंदी करने के बाद उन्हें पकड़ने के लिए ललकारा, लेकिन उस दौरान उस ओर से फायरिंग हुई और जैसा कि वो मछुआरे लोग हैं उन्होंने फायरिंग किया। इसके बाद पुलिस की ओर से फायरिंग हुई जिसमें उन लोगों को दोनों अभियुक्तों को गोली लगी है। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया जा रहा है और अब अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों से ये पता चलेगा कि उनकी क्या स्थिति है, वो किस हाल में है, इस पर नजर रखी हुई है। अब प्रशासन और सरकार और निरंतर इस पर काम हो रहा है। मसूद, जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए लगातार पुलिस को तलाश थी इन आरोपियों की, तो अब ऐसे में क्या ये जानकारी मिली कि जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद ये कहां भागे थे? ये दरअसल ये नेपाल रोड है, जो ये यहाँ पर ये पकड़े गए हैं वो नेपाल वहां से 18 से 20 किलोमीटर है। ये आशंका शुरू से जताई जा रही थी कि इन लोग के साथ नेपाल से जुड़े हुए और ये नेपाल फरार हो गए, ऐसा माना जा रहा था। और चूंकि इन लोगों में कुछ लोगों के व्यवसाय और रिश्तेदारियां भी नेपाल में है, ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि ये नेपाल में है और नेपाल के करीब। अब ये तो जब पुलिस के अफसरों से बात होगी कि वो नेपाल जा रहे थे या लौट रहे थे वहां से, इसी दौरान वो पुलिया एक है, नहर है, लंबी नहर है, सरजू नहर है, और उस नहर पर इन दोनों से मुलाकात मुठभेड़ हो गई और उधर से फायरिंग हुई। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें दो मुख्य अभियुक्त घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। अब मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर ये बताएंगे कि उनकी क्या स्थिति है और उनको कहाँ गोलियां लगी हुई है। हालांकि इस मुठभेड़ में पुलिस के लोग भी घायल हुए हैं। अब आला अफसर बताएंगे कितने लोग उसमें घायल हुए और उन्हें कहाँ गोलियां लगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अब एसके, ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दोनों ही आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान जो है पैर में गोली लगी। अभी जानकारी सामने नहीं आ पा रही कितनी गोली लगी है, लेकिन जरा ये बताइए कि लखनऊ में क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि जो एसटीएफ की टीमें थी वो लगातार जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, 10 ऐसे आरोपी थे जिन पर मुकदमा दर्ज था, 6 नामजद थे। उसमें से सरफराज और तालिब का नाम महत्वपूर्ण था क्योंकि इन दोनों आरोपियों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस थी वो इनकी तलाश कर रही थी। और इसमें जो मुख्य आरोपी है हामिद और उसके अलावा सरफराज और तालिब, इनको लेकर ये सूचना थी कि ये नेपाल या तो भाग चुके हैं या फिर भाग सकते हैं, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार जो बहराइच और साथ ही साथ जो आसपास के इलाके हैं वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद थी और इन लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही थी। चूंकि अब तक 52 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है, जिनसे पूछताछ में भी कई खुलासे हुए थे, कई चीजें पुलिस के और एसटीएफ के हाथ लगी थी। उन सारी चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही थी। जो पुलिस के पास इनपुट्स आए थे उन इनपुट्स के आधार पर इन आरोपियों की तलाश हो रही थी। हालांकि ये नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर है, जहां पर अभी तक की जो सूचना है वहां पर सरफराज और साथ ही साथ जो दूसरा आरोपी है रिंकू सरफराज पहला आरोपी है और दूसरा तालिब
इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में गोली लगने के बाद ये दोनों घायल हुए हैं। हालांकि अभी आगे की क्या चीजें हैं, क्या अभी आगे कुछ हुआ है, इनकी स्थिति क्या है, ये अभी बहुत सारी डिटेल आनी बाकी है। संभवतः जल्द ही इसकी डिटेल पुलिस की तरफ से शेयर की जाएगी, क्योंकि पुलिस की कई टीमें, जिसमें यूपी पुलिस के साथ ही यूपी एसटीएफ की भी कई टीमें अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही थी, खासतौर पर जो नेपाल बॉर्डर के जिले हैं, चाहे वो बहराइच का नानपारा इलाका हो या उसके अलावा जो महाराजगंज या दूसरे जो जिले हैं सिद्धार्थनगर, जो कि नेपाल की सीमा से लगते हैं, वहां पर लगातार कैंप कर रही थी एसटीएफ की टीमें। और संभवतः एसटीएफ की टीम को इन दोनों आरोपियों की सूचना मिली, जिसके बाद एसटीएफ टीम मौके पर पहुंची और जब एसटीएफ ने इनकी आइडेंटिटी क्लियर करनी चाहिए, उस दौरान इन्होंने एसटीएफ पर फायरिंग की। हालांकि जिस दौरान एसटीएफ की तरफ से भी और यूपी पुलिस की तरफ से भी इनको घेर कर पकड़ने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों तरफ से फायर हुए हैं और फायर होने के बाद अभी तक की जो सूचना है कि दोनों आरोपी घायल हैं और इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी अभी अपडेट होगी जब यूपी पुलिस की तरफ से इसका आधिकारिक तौर पर बिल्कुल इसके आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा। बिल्कुल एसके, आप हमारे साथ बने रहिए। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रजेश जी, हिंसा को रोक पाने में भले ये कह ले हम कि लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल रहा, लेकिन यहाँ पर आरोपियों की तलाश करने में लोकल इंटेलिजेंस ने काफी अच्छा काम किया है। देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपराध को रोकना है तो अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त आपको एक्शन लेना होगा। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें ऐसी सजा दिलाएंगे कि वो अपने आप एक नजीर बनेगी। जाहिर तौर पर यह बिल्कुल पुलिस को फ्री हैंड था, पुलिस को साफ कर दिया गया था कि किसी भी कीमत में अपराधियों को गिरफ्तार करो। और यही वजह थी कि यूपी की एसटीएफ और यूपी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। अलग अलग जगह पर जो है सर्विलांस के जरिए ट्रैक किया जा रहा था और इस बात की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी, क्योंकि बहराइच से नेपाल बॉर्डर लगा हुआ और जहां पर मुठभेड़ हुई है वो भी नानपारा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। और नानपारा का जो इलाका है वो बहराइच का नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है और इस वक्त नानपारा सीएचसी में ही दोनों को सबसे पहले ले जाया गया है और वहां से उनको जिला अस्पताल के लिए वहां से लाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर हालत उनकी गंभीर है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी, क्योंकि पुलिस का कोई भी अधिकारी ना तो अभी फोन उठा रहा और ना ही अभी ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन दे रहा है कि आखिर उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके के जो सोर्सेस बता रहे हैं कि दोनों तरफ से लगातार पहले फायरिंग हुई है और फायरिंग होने के बाद जो है पुलिस ने जो है जब रिवर्स फायरिंग की है, जो है पलटवार किया है, उसके बाद जो है तालिब और सरफराज दोनों को गोली लगी है। फिलहाल गोली पैर में लगी बताई जा रही है, लेकिन कितनी गोलियां लगी हैं, क्या स्थितियां हैं, इसका भी हमें आधिकारिक तौर पर इंतजार करना होगा। लेकिन ये एक्शन अपने आप में बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी इस तरह के दंगे, वो भी जो बलबा इस तरह के कानून व्यवस्था पर जो भी प्रश्न लगाने का जो है काम करेगा, उसको किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था। ठीक है ब्रजेश जी, आपको रोकना चाहते हैं। मनोज यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और आरोपियों को जो है गोली लगी है। देखिए, वो जो परिवार की मांग थी कि उन्हें गोली के बदले गोली चाहिए, तो शायद योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ ने उस बात को पूर्ण किया है और अच्छी बात है। अगर न्याय तत्काल रूप से योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं तो देना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस। जब कोई उनके लोग अपराध करते हैं, उनके लोग से मेरा अपराध बीजेपी के लोग, तब वहां पे गोली नहीं चलती है, तो वहाँ पे सरेंडर हो जाते हैं, गिरफ्तारी हो जाती है। मतलब इसमें भी आपको सेलेक्टिव अप्रोच दिख रहा है मनोज जी? यहाँ तो संवेदनशीलता दिखा दीजिए। अच्छा एक सेकंड, आपको याद है जो बच्चियों के साथ रेप किया था बनारस में, तो क्या उनका इनकाउंटर कर दिया था क्या? तो जश्न मनाया था। मेरा कोई वो नहीं है, और उनके परिवार की मांग थी और परिवार की मांग को पूरा कर दिया। इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी को तमाम सारे उन मुद्दों पे भी लोगों की बात छीन लेनी चाहिए जहाँ पे जरूरत है। तो ये जो कार्रवाई की गई है, ये आप ठीक मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनकी इस कार्रवाई उन्हीं को मुबारक, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। हमें इस तरह की कार्रवाई कभी भी समर्थन हमने इस तरह की कार्रवाई का नहीं किया कि गोली के बदले गोली मारो, बंद कर दो।
तो आरोपी पुलिस पर अगर गोली बरसाएंगे तो फिर पुलिस को क्या करना चाहिए मनोज जी, आप ही बताइए। तो फिर कौन सा खौफ है योगी सरकार के कि जहाँ जो आरोपी देखो वो पुलिस पे गोली चलाने लगता है, ये कौन सा खौफ मनोज जी, जब पीड़ित मृतक के परिवार रो रहे थे, बिलख रहे थे, तब हमने आपकी संवेदनाएं नहीं देखी, लेकिन आरोपी को गोली लगी तो आप काफी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। गोली क्यों लगी, वो तो आपने ढेर कर दिया, मार दिया, उसमें गोली लगने की बात क्या है। एक तो मर गया, उसमें एक मर गया और एक से पैर पे गोली लगी, संवेदनाएं मेरी नहीं है, ये आप अनावश्यक। लेकिन मैं सरकार की क्रिया पे और उनके कृत्यों पे सवाल उठा रहा हूँ, क्या गुनाह है क्या? तो बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ है, क्या वो ठीक हुआ है? अब हिंसा जिसने की है, तो जिसने हिंसा किया, क्या उन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए मनोज जी आपके मुताबिक? अरे मैं जज नहीं हूँ, अब मैं जज नहीं हूँ, तो आप मुझसे सवाल पूछिए, जवाब दीजिए। अगर 10,000 की अगर सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है तो उस कार्रवाई पर आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ जब कार्रवाई का नंबर आता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मैं सरकार से सवाल ना पूछूंगा, आप लोगों को पैकेज मिलता होगा, हमें थोड़ी नहीं पैकेज मिलता जो हम सरकार के खिलाफ न बोले। हमारी जिम्मेदारी बनती है। तमाम सारी घटनाओं पे हमने मांग की, जैसे मैंने कहा, आप एक महिला और एक महिला उस बच्ची का जो बनारस विश्वविद्यालय में जो उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? बीजेपी के आरटी सेल के लोग थे, इसलिए इनकाउंटर नहीं। ये आप भी तो सवाल पूछिए ना, आपको पूछना भी चाहिए, महिला होने के नाते पूछना चाहिए, लेकिन तब इनकाउंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के रेपी, इसलिए उन पे नहीं गोली चलती। और इस तरह एक घटना नहीं घटी, बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको याद होगा प्रयागराज की वो घटना, कैसे पुलिस अभी जो मौजूदा घटना है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, ये दीजिए ना कि मौजूदा घटना हुई, राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ये कार्रवाई की, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं? नहीं, फैसला हम लोग इनकाउंटर फैसला नहीं मानते। अच्छा, न्यायपालिका अगर फांसी की सजा दे तो वो मौत और वो अपराध की जो सजा है वो बड़ी होती है। औपचारिक रूप से पुलिस द्वारा पकड़ के किसी को गोली मार दिया जाना, पुलिस वहां कहाँ थी जब उसको गोली पड़ रही थी? तब पुलिस क्या कर रही थी? लगा रही थी? बहराइच की पुलिस क्या कर रही थी? दारू पी रही थी क्या? उस वक्त क्यों नहीं खड़ी हुई? अगर उस वक्त खड़ी होती तो वो राम गोपाल मिश्रा नहीं मरता। ठीक है, आप हमारे ठीक है मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ लाइव न्यूज रूम से बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ। जिस तरह से आपने भी सुना सपा के प्रवक्ता को, वो कह रहा है कि हम इसे सही नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परिस्थितियां जिस तरह से होंगी उसी परिस्थिति के मुताबिक तो पुलिस कार्रवाई करेगी? देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात है, सियासी दलों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और मजबूरियां वोट बैंक के हिसाब से बनती हैं। मनोज यादव जी का जो बयान है वो कहीं से भी उनकी पार्टी के लिहाज से गलत नहीं है। जाहिर तौर पर जो, क्योंकि वो जिस वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं उन्हें शायद वो जस्टिफाई नजर ना आता हो, लेकिन जिस तरीके से नृशंसता के साथ राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, उसके नाखून निकाले गए हैं, उसको लहूलुहान किया गया है, जिस तरह से जो है ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये अपने आप में जो है इसको आप किसी भी तरह तकाजे से जो जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी ही थी। और अगर आप जो है वाकई में आपको कानून पर इतना एहतराम था तो आप 3 दिनों से फरार क्यों थे? आप जाकर के कोर्ट में सरेंडर कर सकते थे, पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते थे, आप कहीं भी सरेंडर कर सकते थे। आज अगर एनकाउंटर हुआ है तो जाहिर सी बात है, जो आदमी एक शख्स पर जो है एक के बाद एक गोली की बौछार कर सकता है, उसके नाखून प्लास से निकाल सकता है, उसको लहूलुहान कर सकता है, मारने से पहले यातनाएं दे सकता है, तो अब आप सोचिए कि वो किस क्रूअल मेंटेलिटी के रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर जो है वो पुलिस पर अगर उन्होंने फायरिंग किया तो उसमें कुछ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और देखिए, आप अगर गोली आएगी तो फूल बरसाए नहीं जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया था कि उत्तर प्रदेश में जो भी दंगे को भड़काने की कोशिश करेगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा, उसकी सजा या तो जेल है और या फिर वो यमराज के पास पहुंचाया जाएगा। और वो एक बार फिर साबित हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध करोगे, लॉ एंड ऑर्डर को जो है खराब करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश करोगे, तो आपका अंजाम कुछ इसी तरह होगा। और वो एक बार फिर साबित हुआ है। बिल्कुल। एसके, आपके पास आना चाहूंगी। एसके, जिस तरह से अब परिस्थितियां बन रही है, फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है दोनों ही आरोपियों को, ऐसे में क्या लग रहा है कि लखनऊ में इसको लेकर क्या कुछ बैठक हो सकती है?
बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय और साथ ही साथ लखनऊ सीएम कार्यालय दोनों की तरफ से बहराइच पूरे मामले पर नजर बनाए हुए था और इस पूरे मामले पर पल पल की रिपोर्ट लगातार लखनऊ मुख्यालय से ली जा रही थी। हालांकि इसको लेकर एसटीएफ की यूनिट, जो अलग अलग यूनिट लगी हुई हैं एसटीएफ की, उसके अलावा जो पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी आरोपियों की तलाश में, वो लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी और आपने देखा होगा सुबह तक 52 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 51 लोग कल शाम तक गिरफ्तार थे। एक आरोपी की कल देर रात गिरफ्तारी हुई थी। उनसे भी पूछताछ में जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे थे उनके आधार पर भी छापेमारी और साथ ही साथ ऐसे संभावित ठिकाने जहां पर ये हो सकते हैं वहां पर ली जा रही थी। हालांकि एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि यूपी पुलिस ने 5 और लोगों को, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनको इस घटनाक्रम में गिरफ्तार किया है। और जहां पर 2 बदमाश क्या, अब हम उनको ये कहेंगे कि जो उपद्रवी थे, उनको, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनको एनकाउंटर के बाद हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ 5 अन्य लोग भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि पुलिस की पूरी डिटेल का इंतजार है। पुलिस इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर जानकारी दे कि किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि 6 नामजद समेत 4 अज्ञात, कुल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो इसमें देखना यह होगा कि अज्ञात में और कितने लोग अभी पुलिस उठा रही है, क्योंकि जब जो लोग सीसीटीवी या फिर वीडियो फुटेज में नहीं आ पाए हैं लेकिन पूछताछ में दूसरे जो आरोपी हैं वो उनका नाम ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी पुलिस इस एफआईआर में शामिल करेगी। तो ये देखना है कि किस किस को अभी तक पुलिस की तरफ से उठाया गया है। हालांकि सुबह तक 52 लोगों की गिरफ्तारी थी और 5 लोग अभी और यूपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई लगातार जारी है और मुख्यालय लगातार बहराइच पुलिस और साथ ही साथ एसटीएफ की उन टीमों के साथ संपर्क में है जो इस पूरे मामले को लेकर छापेमारी कर रही हैं या फिर अपराधियों की तलाश में जगह जगह वो अपना नेटवर्क कहीं न कहीं बिछाए हुए हैं कि जैसे ही कोई अपराधी उनकी जद में आए, देश छोड़कर ना भागने पाए, क्योंकि नेपाल की सीमा उस इलाके से भी हुई है, तो देश से बाहर ना जाने पाए, उनको पहले ही धर दबोचा जाए। कहीं न कहीं उस क्रम में लगातार यूपी पुलिस अपना काम कर रही है। अब देखना यह है कि अभी क्या कुछ स्थिति है। हालांकि अभी तक जो यूपी पुलिस के सोर्सेस बता रहे हैं कि किसी के भी मरने की सूचना नहीं है। एनकाउंटर में मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है, लेकिन मरने की कोई सूचना अभी तक नहीं है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार जरूर होगा, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस ने 7 लोगों को, मतलब 2 सरफराज और तालिब हैं, उसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी यूपी पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया गया है और उनकी आइडेंटिफिकेशन देखी जा रही है। मौके पर मौजूद जो दूसरे लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ भी उनका सामना कराया जाएगा, जिससे ये पता हो कि कोई निर्दोष व्यक्ति इस पूरे मामले में ना फंसे। वही लोग सिर्फ आए जो कहीं न कहीं उस दौरान मौके पर जिन्होंने इस घटना को करने के लिए कहीं न कहीं आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिनकी वजह से कानून व्यवस्था को बहराइच में चुनौती दी गई। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रजेश जी, जिस तरह से इन दोनों ही आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया, हालांकि दोनों का फिलहाल इलाज चल रहा है, लेकिन क्या लगता है कि इस डर से जो और आरोपी फरार है, क्या वो सरेंडर करेंगे? देखिए, एक आरोपी कल गिरफ्तार हो गया था, 5 आरोपियों को आज गिरफ्तार करने का एसटीएफ एडीजी ने दावा किया है। तो कुल मिलाकर 10 नामजद आरोपियों में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब 4 आरोपियों की और तलाश है। सबसे अहम बात यह है कि जो मुख्य आरोपी थे, हामिद की बात थी, हामिद के लोग लेकर के अभी तक कंफर्म नहीं कि 5 आरोपियों में से क्या हामिद भी है, लेकिन सरफराज और तालिब मुख्य आरोपियों में से उनके नाम थे और उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके एनकाउंटर हो चुके हैं। तो जाहिर तौर पर जो मेन एक्यूज थे वो कहीं ना कहीं पुलिस की सलाखों के पीछे, अब पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार पुलिस और एसटीएफ की टीमें इन आरोपियों को खंगालने की कोशिश कर रही थी। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि अगर हामिद की बात करें तो जो मुख्य आरोपियों की सूची में है हामिद के नेपाल के बेहद स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माने जाते हैं। कहा जाता है कि नेपाल में उसके अपने कारोबार भी हैं। सरफराज और तालिब भी नेपाल के साथ जो है उनके गहरे रिश्ते थे और जो पूरी तरीके से कारोबारी तौर पर जुड़े हुए थे। इसीलिए इस बात की संभावना जता रही थी कि जो है ये संभवतः ये आरोपी नेपाल भाग गए, क्योंकि घटना के तुरंत बाद वो वहां से नेपाल भागने में फरार हुए। लेकिन नेपाल बॉर्डर के करीब जिस तरीके से पूरी मुठभेड़ हुई है, तो जाहिर तौर पर चूंकि जैसे ही घटना हुई थी नेपाल की नाकाबंदी कर दी गई थी, बॉर्डर सील कर दिए गए थे और यही वजह कि शायद ये भाग पाने में नाकाम थे, वहीं आसपास कहीं पर छिपे हुए थे और जब पुलिस की दबिश बढ़ी तब इन्होंने भागने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस पर पलटवार किया और उसके बाद ये पूरा एनकाउंटर हुआ।
बिल्कुल। और ब्रजेश जी, यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस साजिश का खुलासा हो कि आखिरकार अगर बहराइच को जलाने की कोशिश की गई है तो इसके पीछे साजिश कब से रची जा रही थी, इस साजिश को रचने में कौन कौन शामिल था, इन कड़ियों का खुलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से, जिस दरिंदगी के साथ जो है रामगोपाल की हत्या की गई, वो अपने आप में नृशंसता की इंतहा थी। और उसके बाद जिस तरीके से वहां पर बवाल हुआ, वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश का परिणाम था कि जानबूझ करके आप विसर्जन के दौरान इस तरह से पूरी एक तरह से वहां बवाल करने की योजना थी, वहां उत्पात करने की योजना थी। सबको मालूम था कि चूंकि वहां पर देवी का विसर्जन हो रहा है, वहां पर एक बड़ी जो है मतलब जन सैलाब होगा, और अगर वहां पर कोई ऐसी घटना होती है तो उसके बाद जो है पूरा इलाका जलने लगेगा। तो ये सुनियोजित तौर पर साजिश थी कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की या दंगा भड़काने की, और उसमें काफी हद तक कामयाब हो भी गए थे। ये कहिए कि इस घटना के तत्काल बाद जो है पुलिस ने और सरकार ने जिस मुस्तैदी के साथ इस पूरे जो है स्थिति को कंट्रोल में किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, उसने पुलिस की साख पर, सरकार की साख पर बट्टा जरूर लगाया था और ये कहा था इंटेलिजेंस फेलियर था, वरना इस तरह से वहां पर बवाल नहीं होना चाहिए था। ये नृशंसता के साथ हत्या जब हुई तब पुलिस कहां पर क्या कर रही थी, सवाल उठे। लेकिन पुलिस ने उसके बाद पूरी तत्परता के साथ स्थितियों को कंट्रोल किया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई, लेकिन पुलिस ने उसको तत्परता के साथ कंट्रोल करने के बाद आरोपियों को अब सलाखों के पीछे भेजने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। तो घटना होना, घटना के बाद स्थितियों को कंट्रोल करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध आगे ना हो उसके लिए नजीर बनाना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने का काम था जो किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ जब पीड़ित परिवार, जब मृतक के परिवार से मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि आप दुखी मत होइए, आपके बेटे की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी और आरोपियों को ऐसी सजा दी जाएगी जो अपने आप में नजीर बनेगा। और वो आखिरकार जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो उनकी पुलिस ने कर दिखाया। अगर ये नेपाल भाग गए होते तो संभवतः इन्हें फिर पकड़ पाना बेहद मुश्किल हो सकता था, लेकिन नेपाल की सीमा पर ही ये पूरी मुठभेड़ हुई है और आखिरकार दोनों एनकाउंटर में फिलहाल जो है पुलिस के कब्जे में है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। स्थिति क्या है ये तो आगे अभी प्रशासन बताएगा। ठीक है, एसके वाजपेयी आपके पास आना चाहूंगी। एसके वाजपेयी, इस एनकाउंटर को लेकर क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जानकारी दी गई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ओर से? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पुलिस जो एक्शन लेती है, खास तौर पर जो ऐसे संवेदनशील मामलों से जुड़े हुए एक्शन हैं, उनकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को पुलिस मुख्यालय की तरफ से तत्काल दी जाती है। हालांकि अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसकी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की गई है। अभी तक जो चीजें हैं वो सूत्रों के हवाले से हैं कि कुल 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें सरफराज और तालिब भी शामिल हैं और वो इनकाउंटर में घायल हुए हैं। चूंकि फायरिंग हुई है दोनों साइड से, तो अब ये थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, देखना होगा कि किस स्थिति में है, लेकिन अभी तक किसी के भी मरने की पुष्टि नहीं है। तो सीधे तौर पर थोड़ा सा इंतजार जरूर है और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की कोई भी घटना है तो उसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को तत्काल पुलिस मुख्यालय की तरफ से दी जाती है। संभवतः अगर पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम एफआईआर में है, तो निश्चित है कि इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय की तरफ से मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई होगी। ठीक है ब्रजेश जी, यहाँ पर हमने देखा कि जब पूरी घटना हुई तो पूरी घटना के बाद विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया, इसका राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। बहराइच जल रहा था तो उस जलती आग में राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी। पहले हिंसा पर सवाल उठाया, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल का जवाब देने के बजाय उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। हमने देखा कि किस तरह से जो आरोपी अधिकारी थे जिन्होंने लापरवाही बरती उन पर भी एक्शन लिया गया, आरोपियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। अब देखिए, आरोपी पर जब एक्शन लिया जा रहा है तो फिर से विपक्षी पार्टियां जो हैं इसे भी मुद्दा बनाने में लग गई हैं। एक शेर है कि सरहद में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। तो दरअसल ये जो चुनाव का सीजन है और चुनाव के सीजन में कोई भी एक्शन होगा उसको सियासी चश्मे से जरूर देखा जाएगा। यही वजह है। आपको रोकना चाहती हूँ, माफ करिए, आपको रोकना चाहती हूँ। कादरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कादरी हमारे साथ उस स्थान से जुड़े हैं जहां पर गोली लगने के बाद दोनों ही आरोपियों को लाया गया है। मसूद कादरी, क्या जानकारी है इस वक्त आपके पास? अभी नेपाल बॉर्डर से होते हुए नानपारा क्षेत्र के
हांडा बसेरी की नहर पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें तालिब और सरफराज घायल हुए, जो दो मुख्य अभियुक्त हैं। इनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई है। पुलिस के राडार पर वो कई दिनों से थे। चारों अभियुक्त, जितने भी 6 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें सभी पुलिस के और एसटीएफ के राडार पर थे, जिसमें से एक युवक को कल पकड़ लिया गया था, आदिल को, और जबकि ये लोग फरार थे। आज इनकी मुठभेड़ उस नहर पर हो गई जो हांडा बसेरी नहर बोलते हैं, उसे नहर सज्जू नहर की है। वहीं पर इनकी मुठभेड़ हुई और पुलिस ने उनकी पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया और उन्होंने पुलिस और एसटीएफ पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस और एसटीएफ के कई जवान भी घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की, जिसमें वो सरफराज और तालिब दोनों घायल हुए हैं और उनकी क्या स्थिति है, उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है। आप मेडिकल कॉलेज का नजारा देख लीजिए, किस तरह से यहाँ सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट पहुंच गए हैं, आरआरएफ की फोर्स पहुंच गई है और भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है। सुरक्षा बल मसूद कादरी, क्या ये जानकारी मिल पाई है कितनी गोली लगी है दोनों को ही? अब ये तो अभी ये मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे डॉक्टर ये बताएंगे कितनी गोली लगी है, लेकिन ये है कि मुठभेड़ में उसको काबू कई गोलियां लगी होंगे, ढेर हुए होंगे, तभी पुलिस ने उन पर काबू पाया, वरना वो सचल एक जंगली एरिया है, वो नहर का किनारा है, झाड़ियां और काफी जंगल लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में वो छुप सकते थे और जरा से भी उनमें भागने की स्थिति होती तो वो भाग गए होते, और लेकिन वो जरूर गंभीर रूप से घायल है और तभी पुलिस ने उन पर काबू कर पाई है और उन्हें लाकर इसी मेडिकल कॉलेज में लाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में उन घायलों को लाने से पहले मेडिकल कॉलेज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोग भी इस घटना को सुनकर उत्साहित है। काफी भीड़ जनता की यहाँ जुट चुकी है मेडिकल कॉलेज में। हालांकि पुलिस लोगों को भीड़ को रोक रही है, लेकिन काफी भीड़, मैं चाहूंगा कैमरामैन से घुमाकर दिखाओ, काफी भीड़ मेडिकल कॉलेज में भी ये जुटी हुई है। काफी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, काफी उत्साहित है, क्योंकि वो जो मुख्य अभियुक्त है और इस घटना के बाद से लोगों में सख्त नाराजगी थी और वो अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की मांग हो रही थी। हालांकि आज उनको पकड़ा जाना सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि घटना के बाद जो चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, तो मुख्य अभियुक्त सारे अभियुक्त बड़ी आसानी से उस अफरा तफरी के बीच में भाग गए। आशंका जताई जा रही थी कि उनकी रिश्तेदारियां और उनके संबंध और उनका कादरी, क्या यहाँ पर ये भी कनेक्शन जोड़ा जा सकता है कि कल जो आरोपी पकड़ा गया था उनसे पूछताछ में कहीं ना कहीं इसके बारे में जानकारी मिली और वो इसी आधार पर ही किया गया? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी वो जुड़ेंगे। लेकिन चलिए अब आपको ले चलते हैं, लगातार हमारे जो संवाददाता है जो है जानकारी दे रहे हैं। मसूद, मेरा सवाल आपसे ये था कि कल जिस तरह से एक आरोपी को पकड़ा गया और कहीं ना कहीं उससे भी पूछताछ में कई बातें सामने आई और मुझे लगता है कि इसी कनेक्शन को जोड़कर पुलिस जो है इन आरोपियों तक पहुंच पाई। निश्चित तौर पर ये भी हो सकता है कि उसने इसके क्लू दिए हो कि वो कहां पर है, छुप सकते हैं, कहां छुपे हो सकते हैं, कहां पर हो सकते हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन और ये कयास कतई इस पुष्टि के साथ लगाया जा रहा था कि वो नेपाल फरार हो गए हैं या फरार होने की फिराक में है। हालांकि ये ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि वो नेपाल उनका ठिकाना है, नेपाल में उनके लोगों की रिश्तेदारियां भी है, नेपाल में उनका व्यवसाय भी है। ऐसी स्थिति में नेपाल निकल गए होंगे। लेकिन जो कल जो पकड़ा गया है जो युवक आदिल, और उसकी गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर उसने ये क्लू दिए होंगे कि वो कहाँ है, कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ छुपे हो सकते हैं, कहाँ मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि वो आपस में संपर्क में थे, सब आपस के दोस्त थे, आपस के लोग थे, तभी उन लोगों ने इस तरह की घर वारदात को एक साथ मिलकर अंजाम दिया है। छह लोग ठीक है मसूद, आपको रोकना चाहते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। अश्विनी जी, अब ये यहाँ पर कार्रवाई हुई, लेकिन विपक्ष इस कार्रवाई पर भी सवाल उठा रहा है कि गोली के बदले गोली, ये कैसा न्याय? विपक्ष जो है, कौन है विपक्ष? हमारे सबसे बड़े विपक्ष में अखिलेश यादव जी हैं और अखिलेश यादव जी तो उनके साथ खड़े थे कि कौन सा गाना बज रहा था उसको सुनना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी से और मुस्लिम समुदाय से पूछकर दुर्गा विसर्जन में गाना बजाया जाएगा। और जो अगर किसी व्यक्ति ने जो है झंडा उतारा नहीं करना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ गलत है, तो उसका अंजाम ये नहीं होता है कि उसको गोली मारा जाए। और जब कोई अपराधी नेपाल भागने के फिराक में था और उस पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, तो क्या पुलिस फूल माला लेकर नहीं तैयारी करेगी? तो पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा, उसको गोली दी जाएगी। बहुत स्पष्ट सवाल है पुलिस के अफसर, क्योंकि अखिलेश यादव जी बताएं कि विकास दुबे के घर पे जितने पुलिस वाले मारे गए, शहीद हुए,
उनका नाम जानते हैं वो, उनके घरों पर गए वो कभी? यह 15 हमारे यहाँ 1500 पुलिसकर्मी जो है घायल है इसमें, किसी के यहाँ गए वो कभी पूछने कि किसी के यहाँ गए? पूरे हमारी सरकार जब से आई है इधर से, जब से हम लोगों ने और 15,000 से ऊपर लोगों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करके अंदर कर दिया गया, कानून व्यवस्था बेहतर करने का काम किया जा रहा है, तो ये विपक्ष को तो दर्द होगा ही होगा। जब घटना होती है तो कहते हैं कि प्रायोजित है, और जब उन अपराधियों को बल प्रभु वो करके खोजा जाता है और वो गोली चलाते हैं, गोली मारनी पड़ती है, तो कहते हैं कि नहीं गलत हुआ, गोली के बदले गोली। कि कौन सा राज चलाना चाहते हैं ये लोग? ये लोग क्या यहाँ मुस्लिम राज स्थापित करना चाहते हैं अखिलेश यादव? तो बोल दे मुस्लिम राज स्थापित करें। ये मुस्लिमों की नुमाइंदगी अखिलेश यादव को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इनके सह पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा उनके पीछे खड़ी रहती है। अब हिंदुस्तान में किसी ना तो हिंदू के बाप की सड़क है ना मुस्लिम के बाप की सड़क है, और लोग कहते हैं ये लोग कि मुस्लिम इलाका में ये गाना मतलब धार्मिक गाने, कौन से गलत गाने बज रहे थे? धार्मिक गाना बताइए, अगर आप भी धार्मिक आस्था रखती हैं तो कौन सा आपने गलत गाना सुन लिया धार्मिक में? मैंने कौन सा गलत सुन लिया? अखिलेश यादव जी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक गाना अगर दुर्गा जी के विसर्जन में धार्मिक गाना बज रहा है, गणेश जी के विसर्जन में धार्मिक गाना बज रहा है, हनुमान जयंती पर धार्मिक गाना बज रहा है, तो ये जो जाहिल जो जिहादी हैं ये पत्थर क्यों चलाते हैं? और उनके प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर अगर कोई बात भी कर दे तो उनके सर तन पे जुदा करने के नारे लगने लगते हैं। उनका भी नहीं करना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, और हमारा भी वो अपमान न करें। हम ये चाहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द तभी बना रहेगा, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मगर ये आजकल इन जाहिल जिहादियों की हिम्मत और ताकत इन्हीं अखिलेश यादव और विपक्ष के द्वारा पल्लवित और पुष्पित किए जाने से बढ़ती जा रही है, नहीं तो बहराइच जैसे शांत जगह पे ऐसा। ठीक है अश्विनी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट के आते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, और आपके पास लौटते हैं। मसूद कादरी आप भी हमारे साथ बने रहिए, और एसके वाजपेयी आप भी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि किस तरह से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में दोनों ही आरोपियों को गोली लगी है और दोनों ही आरोपियों का इलाज चल रहा है।